जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। वेलकम टू शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म। शिवम स्टडी परिवार आप सभी प्यारे भाई एवं बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। दोस्तों, आज की क्लास में हम ईवीएस का प्रैक्टिस सेट कराएंगे। पर्यावरण का जो सीटेट का एग्ज़ाम दिसंबर के महीने में होने के लिए जा रहा है। 15 दिसंबर को आप सभी लोगों का सीटेट दिसंबर 2024 का एग्ज़ाम होने के लिए जा रहा है। उसी एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए हम आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने भी सीटेट ने अभी तक एग्ज़ाम लिए हैं उन एग्ज़ामों में आए हुए क्वेश्चन पेपरों को हम आपको अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रैक्टिस सेट कराएंगे। तो दोस्तों, ईवीएस की ये हमारी 12वीं नंबर की क्लास है। इससे पहले दोस्तों हम 11 क्लासें पर्यावरण की ले चुके हैं और आज हमारी ये 12वीं नंबर क्लास है। इस क्लास के अंतर्गत जो भारतीय विविधता में एकता, भारतीय जनजातियाँ, लोक कलाएँ, भाषा एवं खेलकूद से संबंधित जो सीटेट पर्यावरण के अंतर्गत सवाल पूछता है, क्वेश्चन पूछता है, वो सभी क्वेश्चन दोस्तों आज हम इस एक ही वीडियो में दोस्तों समाप्त कर देंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम हर एक वीडियो में बताते हैं, जैसे नए भाई भी जुड़ते हैं, पुराने भी हैं। ऐसी बात नहीं है कि मुझे भाई बहनों का बहुत ही अच्छा प्यार मिला है, इतना हम नहीं समझते थे और उससे ज़्यादा आप लोगों का प्यार मिला है। इसके लिए आप लोगों का को बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आप लोगों से कहना चाहते हैं, जो भी नए हमारे भाई बहन हैं, कि आप लोग देखो, हम एक नियम से आपको प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। हमारा रूल ये है कि आप लोग अगर सीटेट में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो आप लोग किसी नोट्स वगैरह के चक्कर में मत पड़िएगा। नोट्स के चक्कर में मत पड़िएगा। आप लोग यूथ के प्रैक्टिस सेट लेके आइएगा। किसके? यूथ के। और उसमें जो सीटेट के प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग वही लगाइएगा। उसमें टेट के भी रहते हैं और टेट का आप नहीं लगाइएगा, सिर्फ और सिर्फ सीटेट वाला। क्योंकि दोस्तों हम इसलिए कहते हैं कि सीटेट वाला इन्हीं क्वेश्चनों को घुमा फिरा के रखता रहता है और अगर आपने नोट्सों में अगर फंस गए आप तो आप फेल हो जाओगे। ठीक है दोस्तों, चाहे आप जूनियर का दे रहे हो या प्राइमरी का, कोई सा भी आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप लोग बस हमारे इस क्लास में बने रहिएगा। उधर आप अपने घर पे दोस्तों यूथ का प्रैक्टिस सेट ला के रख लीजिएगा, यूथ का, और इधर उसका रिवीजन हम अपनी क्लास में कराएंगे आप लोगों को। तो इससे आपकी तैयारी है वो बहुत ही बेटर तैयारी हो जाएगी। तो आइएगा दोस्तों, आप अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। और दोस्तों कुछ फैक्ट भी लिए हैं, जैसा कि हम लेते हैं वो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं कुछ, और वो इम्पोर्टेंट फैक्ट हम ले रहे हैं। तो आप लोग उन फैक्टों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। सपने देखने वालों के लिए रात छोटी होती हैं और उन्हें पूरा करने वालों के लिए दिन छोटा होता है। आइएगा दोस्तों, बहुत ही एकदम अच्छे तरीके से हम आप लोगों को क्वेश्चन कराते हैं। तो आज की क्लास का हमारा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है कि भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है। दोस्तों, भारत में जो हमारी इंडिया में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, बी ऑप्शन उत्तराखंड में, सी ऑप्शन झारखंड में और डी ऑप्शन थार के मरुस्थल में। ठीक है दोस्तों, फटाफट दोस्तों आप लोग इसका मुझे आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों इसका आंसर हमारा दो ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों। कौन कौन से? ए एंड बी। क्योंकि दोस्तों ये जो थारू जनजाति है दोस्तों, थारू जनजाति वो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश का आप तराई क्षेत्र जानते हो कहाँ पर है? जैसे दोस्तों जो हिमालय से लगे हुए जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं दोस्तों, वो तराई क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे दोस्तों हमारा ऊपर
सहारनपुर हो गया है, बिजनौर हो गया है, मुजफ्फरनगर हो गया है, मुरादाबाद हो गया है, बरेली हो गया है, रामपुर हो गया है, पीलीभीत हो गया है, लखीमपुर खीरी हो गया है। तो ये श्रावस्ती, बलरामपुर और अपना यही जो लगे हुए हैं दोस्तों, कुछ नेपाल के किनारे और कुछ उत्तराखंड के। तो दोस्तों इनमें एक पट्टी सी बनी हुई है, उन्हीं के सहारे दोस्तों जो तराई का क्षेत्र, वही वो ये डिस्ट्रिक्ट है, वो तराई के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। तो उधर ही उसी साइड में दोस्तों ये थारू जनजाति निवास करती है। ठीक है। अब कुछ जनजाति दोस्तों जैसे अपना सहारनपुर हो गया है, सहारनपुर, मुरादाबाद और बिजनौर, रामपुर से दोस्तों ये उत्तराखंड से लगे हुए हैं। अपने पीलीभीत तक वो लखीमपुर पीलीभीत तक आ जाते हैं। तो उनमें भी कुछ जनजाति ऊपर रहती है उत्तराखंड में। तो इसलिए दोस्तों आयोग ने इसका आंसर जो थारू जनजाति है, तो आयोग ने ए और बी यानी कि उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, उत्तराखंड में, दोनों इसका आंसर माना है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये सवाल अच्छे से आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, आइएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कर्णम मल्लेश्वरी, तो कथन ए है, एक है कथन, वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्ति भारोत्तोलक वेट लिफ्टर है। दोस्तों एक ये खिलाड़ी है, ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी। आप लोगों ने नाम सुना होगा इसका, कर्णम मल्लेश्वरी का इनका नाम। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है कि ये किसकी खिलाड़ी है। ठीक है, तो वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक यानी कि वेट लिफ्टर हैं। वह कर्नाटक की हैं, दूसरा कथन है। और तीसरा कथन है, उसने अपने नाम पर बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं। वह 130 किलोग्राम तक भार उठा लेती हैं। और चौथा कथन है, जब वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी। ठीक है दोस्तों, आइएगा तो सही कथन के अंतर्गत आते हैं। ए ऑप्शन में 1, 2, 3 और बी में 1, 3, 4 और सी में केवल 1 और डी में केवल 1 और 4। अब आप लोगों को ये बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही है कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो कथन हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? बी, 1, 3 और 4। इसमें दोस्तों जो कर्नाटक है ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, देखो कथन 1 हमारा सही है। कैसे? देखो अब हम थोड़ा कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में आप लोगों को बताते हैं, बहुत ही ध्यान से आप लोग सुनना। कर्णम मल्लेश्वरी भारत की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्ति कौन है? भारोत्तोलक यानी कि वेट लिफ्टर है, जो वजन उठाते हैं ना दोस्तों, उसी को हम वेट लिफ्टर बोलते हैं। इनका जन्म 1 जून वर्ष 1975 को आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ था। ये कर्नाटक की नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। ये कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है। जब वह 12 साल की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी। ठीक है, 12 साल की, तो ये हमारा सही हो जाएगा। और ये अंतर्राष्ट्रीय भारत वेट लिफ्टर हैं। ठीक, और इन्होंने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड दर्ज किए। ठीक, और 130 किलोग्राम तक भार उठा लेती हैं। तो हमारे 1, 3 और 4 जो कथन है वो सही हैं। और दूसरा कथन इसलिए है क्योंकि दोस्तों ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं, ना कि कर्नाटक की। ठीक है, तो कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में आप लोगों को अच्छे से पता चल गया। आइएगा दोस्तों, आप चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो कुछ दोस्तों ये चैप्टर ही है खेल कूद वाला, तो खेल कूद से संबंधित ही क्वेश्चन आएंगे आज इसमें। ठीक है, जो भी भाई खेल में इंटरेस्ट रखते, ज़्यादातर आजकल तो इंटरेस्ट ही है खेलों में, तो वो लोग इसका आंसर बहुत अच्छे से देंगे आज की क्लास में। तो खिलाड़ियों के उपनाम, कुछ खिलाड़ी हैं तो उन खिलाड़ियों के उपनाम, खिलाड़ी उपनाम संबंधित खेल। कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके मतलब उपनामों से पुकारा जाता है। उपनाम समझते हो? जैसे गांधी जी थे। ठीक है, तो देखो गांधी जी को एक महात्मा की उपाधि दी गई, तो वो भी दोस्तों एक उपनाम था, महात्मा गांधी। ठीक है, तो ऐसे ही कई लोगों के हैं, जैसे पीटी उषा को उड़न परी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका एक उपनाम है। तो वही तरीके से ये उपनाम यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे दोस्तों
ये एक तरफ खिलाड़ी के नाम है और दूसरी तरफ उपनाम या संबंधित खेल। ठीक है। तो मेजर ध्यानचंद ये एक खिलाड़ी थे और इनका उपनाम हॉकी के जादूगर। बिल्कुल बात सही है। अब जो पुरस्कार भी तो है इन्हीं के नाम से दिया जाने लगा, मेजर ध्यानचंद के नाम से। ठीक है। तो इनका उपनाम था हॉकी के जादूगर, क्योंकि दोस्तों ये हॉकी के खिलाड़ी थे इस वजह से। पीटी ऊषा इनको उड़न परी के नाम से जानते हैं। मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख, दोस्तों ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। हिमा दास ढींग एक्सप्रेस। सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर। पीवी सिंधु बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं इसलिए इन्हें बैडमिंटन कहते हैं। साक्षी मलिक दोस्तों ये कुश्ती की हैं। आइएगा नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी। योगेश्वर दत्त कुश्ती। मैरी कॉम मुक्केबाजी। दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक। अजय ठाकुर कबड्डी। हरिका द्रोणावली शतरंज। बुला चौधरी तैराकी। हिमा दास एथलेटिक्स। जी आप लोगों को याद करना है दोस्तों। ठीक है। अब कुछ खेल तथा उनसे संबंधित कप और जो ट्रॉफियां दी जाती हैं उन, ठीक है, उनके बारे में हम आपको थोड़ा बताते हैं। तो दोस्तों जो हॉकी का खेल है तो इनसे संबंधित कुछ कप या ट्रॉफी जो दी जाती हैं उनके नाम क्या क्या हैं आप लोगों को वो सब कुछ ये यहाँ पर बताना है। जैसे दोस्तों आइएगा हॉकी के खेल की बात करते हैं। हॉकी तो रंगास्वामी कप, आंगा कप, बेगम रसूल ट्रॉफी यानी कि महिला, ध्यानचंद ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, इंदिरा गांधी गोल्ड कप। तो ये जितने भी ये ट्रॉफी हैं कप हैं दोस्तों ये सब हॉकी से संबंधित दिए जाते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा कि आंगा कप का संबंध किस खेल से है, तो हॉकी से। ठीक। नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, इंदिरा गांधी गोल्ड कप किससे संबंधित है, तो हॉकी से। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आते हैं बहुत ज़्यादा। फुटबॉल के बारे में आते हैं दोस्तों तो डूरंड कप, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, राष्ट्रीय चैंपियनशिप और यानी कि मर्डेका कप। ये जो ट्रॉफी और जो कप हैं वो फुटबॉल से संबंधित हैं ये वाले। क्रिकेट के संबंध में दोस्तों रणजी ट्रॉफी, राष्ट्रीय चैंपियनशिप, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी। तो दोस्तों देवधर ट्रॉफी है ये बहुत पूछा जाता है कि देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो क्रिकेट खेल से संबंधित है। आइएगा नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। टेबल टेनिस। किस पे, टेबल टेनिस पे। तो टेबल टेनिस का संबंध से जो ट्रॉफी और कप हैं उनके बारे में जानते हैं। तो जय लक्ष्मी कप महिला, राजकुमारी चैलेंज कप जूनियर महिला, रामानुज ट्रॉफी जूनियर पुरुष। तो ये सब है ये टेबल टेनिस से। बैडमिंटन नारंग कप या चड्डा कप। बास्केटबॉल नेहरू कप या फेडरेशन कप। पोलो एजार कप, पृथ्वीपाल सिंह कप, राधा मोहन कप और क्लासिक कप ये पोलो से संबंधित हैं। गोल्फ बाकर कप, सर्किट कप, राइडर कप, प्रिंस ऑफ वेल्स कप। आइएगा दोस्तों। अब दोस्तों जो खिलाड़ी होते हैं उनकी संख्या, जैसे क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, हॉकी में, बास्केटबॉल में, फुटबॉल में। तो इस 2 स्लाइड में दोस्तों आपके ये चाहे किसी भी क्वेश्चन में किसी भी एग्जाम में कोई भी पेपर क्वेश्चन आ जाए खिलाड़ी की संख्या से आपका इस स्लाइड से बाहर नहीं जाएगा। खेल एक तरफ खेल है और दूसरी तरफ खिलाड़ियों की संख्या। ठीक। बेसबॉल दोस्तों जी बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। रग्बी फुटबॉल में दोस्तों 15 होते हैं। पोलो में 4। एक पाली की तरफ दोस्तों ये बात हो रही है, नहीं दोनों की है एक, क्योंकि दोनों की है। ठीक। और वाटर पोलो में 7, खो खो में 9 और कबड्डी में 7। एक ही की है दोस्तों, दोनों की होगी तो फिर दोनों एक पाली की है ये। ठीक है। एक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या ऊपर लिखा हुआ है, एक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या, वही तो हम इसमें देख रहे थे, इतना थोड़ी नहीं होता है। आइएगा दोस्तों
ऐसे भी आप समझ सकते हो। कबड्डी में क्या कबड्डी में 7 ही खिलाड़ी होते हैं भाई, एक पाली में 7 होंगे तब दोनों मिला के 14 होते होंगे ना जाके। अब ऐसा तो है नहीं कि एक पाली में 7 है तब इनका आधा करेंगे तो क्या 7.5 3.5 थोड़े ही कर देंगे। ठीक है, तो एक पाली में 7। कबड्डी आपसे पूछा ऐसे ही जाएगा। ठीक है, तो कबड्डी में 7 अभी बता दिया। हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट, इनमें दोस्तों एक पाली में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, नेटबॉल, नेटबॉल में दोस्तों 7, वॉलीबॉल में 6, टेनिस एवं टेबल टेनिस में 1 या 2, बास्केटबॉल में 5, जिम्नास्टिक में 8। बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों आपकी परीक्षा के लिए। आइएगा दोस्तों, आज के क्वेश्चन इतने अच्छे क्वेश्चन हैं कि आपको ये एग्ज़ाम में रखे हुए क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3, तो बरली एक पारंपरिक कला का प्रकार है, तो बरली नामक स्थान किस राज्य में है। ठीक है, जो कला है दोस्तों, एक कला का नाम है बरली, और बरली एक स्थान का नाम भी है, और उसी स्थान के नाम से ही दोस्तों बरली कला का नाम रख दिया गया है। लेकिन पेपर क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो बरली स्थान है वो किस जगह पर है। ठीक है, बरली स्थान किस राज्य में है। ए ऑप्शन महाराष्ट्र में, बी उड़ीसा में, सी राजस्थान में और डी बिहार में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का आप लोग मुझे फटाफट आंसर दीजिएगा। तो बरली दोस्तों महाराष्ट्र के अंतर्गत है, ए ऑप्शन। ठीक, बरली कहाँ है, महाराष्ट्र में। तो बरली एक क्या है, चित्रकारिता की एक पारंपरिक कला है। यह बरली नामक आदिवासी समुदाय की कला है। ठीक है, यह जनजाति महाराष्ट्र में रहती है तथा वह स्थान भी बरली के नाम से जाना जाता है। यह मुंबई के पास स्थित है। यह जनजाति पश्चिमी भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, तो अगर ये भी आ जाए तो जो बरली जनजाति है वो पश्चिमी भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। आइएगा दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अन्य पारंपरिक कलाएं तो क्या क्या है दोस्तों, और ये ऐसा नहीं है कि ये आपके सीटेट में ही काम में आए। ये जो हम आपको बता रहे हैं, आप चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम दे करके आइएगा, वहाँ पर आपको ये सब देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सीटेट में तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन कोई सा भी आप लोग एग्ज़ाम दे करके आइएगा। आज की क्लास में दोस्तों कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं हमने देखे हैं। अभी जब क्वेश्चन हम सेट कर रहे थे तो वो क्वेश्चन शायद ही है कि सीटेट वाला कोई सा एग्ज़ाम में ना पूछता हो। हर एक एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन रखे हुए मिलते हैं। हम वो क्वेश्चन को आने दो, हम आप लोगों को बता देंगे। तो जाम देखो, एक तरफ पारंपरिक कला है और क्षेत्र राज्य है एक तरफ। ठीक, तो जो जामदानी बुनाई वो पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में होती है, ये कला के दोस्तों। ठीक, शहतूत और पश्मीना शॉल ये जम्मू कश्मीर। ठीक है दोस्तों, जम्मू कश्मीर लद्दाख में। पटोला बुनाई गुजरात। बरली चित्रकारी देखो अभी आ गया महाराष्ट्र के अंतर्गत, ये दोस्तों इसी में है। अभी जो एक क्वेश्चन भी रखा हुआ था सीटेट वाला, सीटेट में ये, तभी दोस्तों हमने आप लोगों को ये करा रहे हैं। अरे उसने अब की बार उसने ये बल्ली रखा था। ठीक है, हो सकता है पटोला रख दे, मधुबनी रख दे, कुछ भी रख सकता है, इसलिए पूरी स्लाइड ही करा दे रहे हैं हम आप लोगों को। तो बंडाना डिजाइन राजस्थान गुजरात में, मधुबनी बिहार के अंतर्गत है दोस्तों। चिकन कढ़ाई दोस्तों ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में चिकन कढ़ाई। शॉल कुल्लू हिमाचल प्रदेश। एम्ब्रॉयडरी जम्मू कश्मीर में। सिल्क असम के अंतर्गत। पोचमपल्ली दोस्तों ये आंध्र प्रदेश। दोस्तों ये पोचमपल्ली है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया जाता है। जो अपने जो साउथ इंडिया के दोस्तों कुछ ऐसी फेमस स्थान है दोस्तों, वो एग्जामिनर यही पूछ लेता है कि ये किस राज्य में है। ठीक है, तो पोचमपल्ली दोस्तों ये अपना हो गया है आंध्र प्रदेश में। इत्र कहाँ, कन्नौज सभी दोस्तों जानते हैं, जहाँ इत्र मतलब जो सेंट वगैरह रहती है तो वो कन्नौज में बनती है उत्तर प्रदेश में। और जो दरिया हैं वो जम्मू कश्मीर में। पीतल कारीगरी मुरादाबाद में सभी को मालूम है उत्तर प्रदेश में। और जो लकड़ी की नक्काशी है वो सहारनपुर उत्तर प्रदेश में दोस्तों। और पिथौरा ये दोस्तों मध्य प्रदेश के अंतर्गत है। आएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है। कुड़ुक, ए मिजोरम, बी मणिपुरी, सी अरुणाचल प्रदेश और डी झारखंड।
कुडुख को। ठीक है, फटाफट दोस्तों मुझे इसका आंसर दीजिएगा। तो झारखंड की ये आंसर हो गया है। जो झारखंड के लोगों की भाषा है कुडुख। ठीक, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो आ गया, मैंने कहा था ना ये स्लाइड बेहद इम्पोर्टेंट स्लाइड है जो हमने आपको कराया था। देखो आप लोग ज़्यादा दिमाग खैर मत, आप लोग क्या या हम कोई भी सही, जो अगर ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो कुछ हासिल नहीं होता है। देखो हम लोगों को ज्ञानी तो नहीं बनना है, बस पढ़ के जॉब मिल जाए और मुझे क्या करना है भाई। ज्ञानी के लिए हमसे आपसे न जाने कितने अभी इस दुनिया में न जाने कितने टैलेंटेड पड़े हुए हैं, हम लोग क्या है उनके आगे। ठीक है, और कितने आए टैलेंटेड और कितने चले गए। तो बस ज़्यादा ज्ञानी भी नहीं बनना है, ज़्यादा ज्ञानी बनना भी खतरनाक होता है स्वास्थ्य के लिए नहीं बल्कि जीवन के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा ज्ञानी तो नहीं बनना है। बहुत से ज्ञानी होते हैं तो वो ज़्यादा बात करते हैं लेकिन कुछ हासिल नहीं होता है उनको। और आप लोग देखे रहना, जो व्यक्ति शांत रहता है, शांत रहकर अपनी स्टडी करता है, किसी से ज़्यादा कुछ नहीं बोलता है, बस अपने काम से काम, दोस्तों वो 100% सफलता को प्राप्त करता है। ठीक है, तो हम आप लोगों को जो बता रहे हैं दोस्तों वो बेहद इम्पोर्टेंट चीज़ें बता रहे हैं। देखो फालतू की चीज़ें हम खुद करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं पढ़ते, हम भी पढ़ाई करते हैं। और लेकिन फालतू की चीज़ें ना हम पढ़ते हैं ना आपको पढ़ाते हैं। काम की चीज़ करो भाई, इतना सारा मटेरियल है पढ़ने के लिए। जब काम काम का हम पढ़ेंगे तब भी तो हमारे पास में बहुत सारा हो जाएगा, तो इसलिए हम क्यों फालतू की चीज़ें लें। ठीक है दोस्तों, तो आइएगा। अभी देखो हमने आपको एक स्लाइड बताई थी कहाँ कहाँ की ये कलाएँ हैं। तो देखो एक चित्रकला आ गई दोस्तों मधुबनी की। अभी मैंने आपको पढ़ा था मधुबनी बिहार। लेकिन दोस्तों हमने ये बता दिया था कि मधुबनी चित्रकला बिहार की है, लेकिन उसके बारे में दोस्तों क्या क्या है वो तो वहाँ पर नहीं बताया था। तो वो आपको इस क्वेश्चन के अंतर्गत सब कुछ मिल जाएगा। आप लोगों के दिमाग में ये तो आ गया कि मधुबनी के नाम से दोस्तों तो आप बिहार टिक कर दोगे। दोस्तों एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ गया, हो सकता है कि ये नहीं रहे, आ गया तो हम आपको बता दे रहे हैं। एक बेहद इम्पोर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला या एशिया का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है। तो दोस्तों आप लोग याद रखना सोनपुर बिहार आंसर होगा इसका। क्योंकि दोस्तों ये सुपर टेट, टेट, सी टेट, न जाने कौन कौन से परीक्षा में दोस्तों ये रखा हुआ क्वेश्चन मिला हुआ है। ठीक है, तो आप लोग अपने दिमाग में रखना, आप साइड में रखना। देखो आ जाए तो कर देना। कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसे, जैसे कोई इंसान सामने आ गया तो आप काफ़ी दिन बाद आप उससे मिल रहे हो, तो आप लोग दिमाग में ये सोचते हो कि इसे हमने कहीं देखा है, बट मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या होता है दोस्तों, ऐसे ही पढ़ने से ज़्यादा रटने से ज़्यादा दोस्तों, अगर आपने आंखों से एक बार क्वेश्चनों को देख लिया तो जब भी आप एग्ज़ाम में जाओगे तो आप ये मतलब कहोगे कि ये क्वेश्चन हमने पढ़ा तो है। और आपने अगर थोड़ा भी ध्यान दिया होगा तो दोस्तों आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। हाँ, ये सोनपुर बिहार, सर ने बताया था सोनपुर मेला बिहार में लगता है और ये एशिया का सबसे बड़ा है। तो आप तुरंत दिमाग में आपका मतलब क्वेश्चन सही कर दोगे। तो दोस्तों आपका एक क्वेश्चन सही हो जाएगा कि नहीं। पॉइंटों में कभी कभी मेरिट जाती है दोस्तों, पॉइंटों में। ठीक है, तो इसलिए जो कहें वो उस पर ध्यान दिया करो। आएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 मधुबनी चित्रकला के बारे में हम आप लोगों को बताते हैं। ये कथन है, इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। बी, इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ आदि दिखाई जाते हैं। सी, यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा है। डी, मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है। आइएगा दोस्तों, तो अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी क्या कह रहे हैं, अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा, हम उतने टाइम से बोल रहे हैं कि मैंने पहले ही बता दिया कि मधुबनी बिहार है, बस इतना आप लोग याद रखो। और अगर उसके बारे में और भी आपको चित्रकला के बारे में नहीं जानकारी है, फिर भी देखो हम आपको दिखाते हैं। देखो एग्जामिनर क्या करता है, अगर वो थोड़ा क्वेश्चन बड़ा रखता है तो ऐसा नहीं है कि वो आप लोगों को क्वेश्चन
सही करने का चांस नहीं देता है, वो आपको क्वेश्चन को सही करने का चांस देता है। लेकिन अगर आपने अपनी बुद्धि का प्रयोग, अपने दिमाग का प्रयोग किया है उस क्वेश्चन को करने में, तभी आप उसको उसके उसके चांस को पकड़ पाओगे। आइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन में दिखाते हैं कि उसने आपको चांस दिया है। क्या चांस दिया है? ये तो सभी मालूम है कि मधुबनी चित्रकला है वो बिहार की संबंधित है। कहाँ की? बिहार की। आइएगा, तो उसी पॉइंट को उसने इसमें चांस दिया है आपको सही करने का। कैसे दिया है? देखो, ए ऑप्शन लीजिएगा आप। ए ऑप्शन भी छोड़ो, जो सबसे डी है, डी वाला। अब इसमें जो मधुबनी है वो बिहार का है, लेकिन दोस्तों इस डी ऑप्शन में दोस्तों क्या लिखा है कि मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है। क्या कह रहे? ठीक भाई, ये गलत हो गया ना। मधुबनी बिहार का है, राजस्थान का कहाँ से आ गया? तो डी कथन जिस जिस ऑप्शन में हो हम उसे इसको काट देते हैं। तो आपको दिख रहा है दोस्तों ए बी सी, ये इसमें डी है, तो इन तीनों को काट दो, ए बी सी को। अब बचा हुआ आंसर हमारा डी ऑप्शन सही हो गया, ए बी और सी। बताइएगा दोस्तों, क्वेश्चन देखने में इतना और मुझे कुछ भी नहीं आ रहा था, लेकिन मेरा क्वेश्चन फिर भी सही हो गया, क्योंकि मुझे इतना पता था कि मधुबनी कहाँ का है, बिहार का है। एग्जामिनर ने भी थोड़ा मुझे हिंट दे दी कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, हम आप लोगों को हिंट दे रहे हैं कि अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा कि मधुबनी बिहार का है तो भी आप इस क्वेश्चन को ले जाओगे। और बहुत से लोग बच्चे ऐसे हैं दोस्तों जो नोट्स पढ़ के जाएंगे, रट के जाएंगे, उनको दोस्तों ये सब कुछ नहीं आएगा। वो तो ऐसे गलत कर देंगे, लेकिन आप लोगों को हम एग्ज़ाम से पहले ही पेपर लीक करके दे रहे हैं। ये इसे पेपर लीक कहना ही होता है दोस्तों। हालांकि पेपर वैसे लीक करवाना, पेपर देके, ये कि बहुत ही कानूनी अपराध है, करना भी नहीं चाहिए। आप सभी लोगों को मेहनत करके ही दोस्तों आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो बी ऑप्शन, सॉरी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी कि ए सही है, बी सही है और सी सही है। ठीक है, तो जो मधुबनी चित्रकला है दोस्तों, इसके बारे में आप लोग जान लीजिएगा। यानी कि इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। और इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ आदि दिखाए जाते हैं। यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा, जो कि बिहार के अंतर्गत है। बिल्कुल सही बात। अब इससे अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए। आइएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब दोस्तों कुछ स्लाइडें आ गई। ठीक है दोस्तों, बोर तो नहीं हो रहे आप लोग, बोर बिल्कुल मत होना, क्योंकि दोस्तों बेहद इम्पोर्टेंट है आपका इस बार सीटेट निकालना। क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और बिहार में 4 नंबर की टीआरई, बीपीएससी टीआरई 4 की दोस्तों 1.5 लाख वैकेंसी आ चुकी है। आपको मालूम है, नोटिफिकेशन निकलने वाला ही है। और उससे पहले दोस्तों आप लोग अपने हाथ में सीटेट का सर्टिफिकेट ले लो। ठीक है, तो एक तरफ दोस्तों जनजातियां हैं और दूसरी तरफ प्रमुख राज्य। दोस्तों अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। हम आप लोगों के लिए ही इतनी मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। तो ऐसा देखो, ऐसा तो कोई यहाँ पर नहीं है, हम अपनी क्या कहें, कोई भी नहीं है जो बगैर मतलब में कुछ किसी को कराए। ठीक है, तो कुछ न कुछ दोस्तों मुझे भी लालच है आप लोगों के प्रति। ठीक है, आप लोग जुड़ोगे मुझसे तब मुझे भी कुछ न कुछ मिलेगा। तो आप बस, मुझे कुछ पैसे तो किसी से नहीं लग रहे हैं, तो आप लोगों का बस कुछ नहीं, तो आपकी सिर्फ उंगली का कहीं काम नहीं तो है। तो आप बस फटाफट सब्सक्राइब कर दो बस चैनल को, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर कर कीजिएगा और एक अच्छी सी कमेंट कर दो। बस दोस्तों आपके लिए, बस आप इतना कर दो, हम आपके लिए कितना बहुत कुछ करते हैं। तो आप लोगों का भी एक कर्तव्य दायित्व बनता है कि आप लोग इतना ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो कुछ भारत की प्रमुख जनजातियां हैं, तो जनजातियां और प्रमुख राज्य। ठीक है दोस्तों, तो चांगपा जनजाति का नाम है। एक तरफ आप इस कॉलम में जनजाति रहेगी, ये वाले कॉलम में ये यहाँ पर प्रमुख राज्य। ठीक, चांगपा एक जनजाति का नाम है और वो जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? चांगपा दोस्तों, सॉरी एक मिनट अब लो। ठीक, तो चांगपा जनजाति दोस्तों लद्दाख में पाई जाती है और गद्दी या गुड्डी ये हिमाचल प्रदेश में। इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये, इन देखो ये स्लाइड बेहद इम्पोर्टेंट है। कितना बड़ा क्वेश्चन स्लाइड से ही देखो हल हुआ कि नहीं हुआ, बताइएगा आप लोग।
इम्पोर्टेंट फैक्ट जो हमने बताए उसी से दोस्तों मधुबनी वाला कितना बड़ा क्वेश्चन था वो पूरा हल हो गया है। और बस थोड़ी सी जगह एग्जामिनर आपके लिए छोड़ दी और आप उसी जगह से आप प्रवेश कर गए और क्वेश्चन को फटाक से क्वेश्चन की औकात दिखा दी आप लोगों ने। ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल से जितने भी हमारे भाई बहन जुड़े हैं वो किसी से कम नहीं है और ना ही उन लोगों को हम कम रहने देंगे। और जब रिजल्ट निकलेगा तो आप लोग देख लेना। हम ज़्यादातर यही देखते हैं कि बच्चे क्या करते हैं और जो बड़ी बड़ी कोचिंग वाले हैं तो वो बस उनको भाई उनको तो पैसा चाहिए ना। बैच खरीदवाते हैं, पेड बैच ले लिया बच्चों ने, नोट्स दे दिया उन्होंने, बस लगे रहो। 15 दिन पहले वो क्या करेंगे, आइएगा आप सब, वो बोलेंगे सर प्रैक्टिस सेट करवाइएगा। तो सर को तो पहले ही सब कुछ मालूम है कि एग्जामिनर कहाँ से पूछता है, तो उन्होंने फटाफट क्या किया, वही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन लगवा दिए, कहानी ख़त्म। ठीक है, तो हम आप लोगों को बगैर कुछ लिए, आपको लुटने देने से पहले ही दोस्तों, मैं आपको लुटने से बचा रहे हैं, उससे पहले दोस्तों हम आप लोगों को पहले से ही दोस्तों वही काम करवा रहे हैं। तो दोस्तों आप बताइएगा, वो 15 दिन ही वो काम करेंगे और आप 2.5 महीने वो काम करेंगे तो आगे कौन जाएगा बताइएगा दोस्तों। आप जाओगे, वो नहीं जा सकते हैं। ठीक है, मुझ पे विश्वास कीजिएगा, भरोसा कीजिएगा। अगर आप लोग अभी तक यूथ का प्रैक्टिस सेट नहीं लेके आए तो फटाफट दोस्तों आज ही लेके आइएगा। यूथ का प्रैक्टिस सेट आज ही लेके आइएगा दोस्तों, तो बहुत बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, तो बक्करवाल जम्मू कश्मीर, थारू उत्तराखंड और खरवार जनजाति उत्तर प्रदेश में, जौनसारी उत्तराखंड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों जनजाति हैं। ये आप ही के एग्ज़ाम के लिए नहीं दोस्तों, ये हमने बड़े बड़े एग्ज़ाम दिए हैं तो वहाँ पर भी ये सब कुछ रखे हुए मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, भोटिया उत्तराखंड के अंतर्गत, गोंड जनजाति छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में, कोरवा छत्तीसगढ़ झारखंड में, और मीणा सहारिया बंजारा ये राजस्थान के अंतर्गत, भील जनजाति राजस्थान गुजरात और मध्य प्रदेश में दोस्तों, संथाल उरांव मुंडा झारखंड के अंतर्गत, मिकिर असम के अंतर्गत, नागा जनजाति नागालैंड मणिपुर अरुणाचल प्रदेश, ये उधर जो 7 सिस्टर हैं तो दोस्तों इधर ये नागा जनजाति पाई जाती है। गारो खासी जयंतियाँ ये मेघालय, ये पहाड़ी के नाम पे जनजाति हैं। ठीक है दोस्तों, कुकी मणिपुर के अंतर्गत, लेप्चा भूटिया, एक लेप्चा और भूटिया भी जनजाति होती है। ठीक है, ये सिक्किम के अंतर्गत है। टोडा और कोटा तमिलनाडु नीलगिरी की पहाड़ियों पर, जारवा जनजाति है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। ठीक है जनजाति, तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों जारवा वाली। ठीक है, ये बहुत एग्जामों में हमने देखा है, अलग अलग एग्जामों में जारवा जनजाति के बारे में। तो ये जारवा जनजाति है जो अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह है दोस्तों, जो अपना केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहीं पर ये दोस्तों ये पाई जाती है जनजाति। ठीक, तो जारवा हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सही है। लोसाई मिजोरम में, बरली देखो आ गया, बरली कला और बरली जनजाति भी है। ठीक, बरली एक स्थान भी है, आप बरली याद कर लो। बरली कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। एक एक ही पॉइंट आपने याद किया था, अब देखो 2-3 क्वेश्चन आपके बरली से सही हो रहे हैं। मुझ पर यकीन कीजिएगा, जितना भी कराएंगे एक क्वेश्चन कराते हैं तो आपको उसमें एक क्वेश्चन में ही दोस्तों हम उसका पोस्टमार्टम करके 4-5 क्वेश्चन हम बना देते हैं। 10 क्वेश्चन करोगे तो 50 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, कहीं भी क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, वो बाहर नहीं आ सकता है। आप लोगों को नहीं पता है वो क्या करता है एग्जामिनर, ऐसे जो तुरंत अभी एग्ज़ाम हो रहा है ये, और जो जुलाई में हुआ था जो सीटेट वाला दोस्तों, वहाँ से तो वो कम लेगा। जो पिछली परीक्षाएं आई पुराने पेपर, बच्चे पुराने पेपरों पर तो कम जाते हैं, अब वहीं से ला के वो रखता है खींच के। तो दोस्तों हम आप लोग देख रहे हैं ना, हम नए बहुत क्वेश्चन आप लोगों को करा रहे हैं, क्योंकि नए तो आप लोग कर लोगे, तो हम पुराने इसीलिए आपको करा रहे हैं क्योंकि वो पुराने से ही पीछे से खींच के लाता है क्वेश्चन, और मुझे मालूम है वो कहाँ से खींच के लाता है। हम डायरेक्ट जो जहाँ से खींच के ले जाएगा ना, हम उन्हीं क्वेश्चनों को रिवाइज करा दे रहे हैं आपको, बस कहानी ख़त्म। रख ले तू, कहाँ कितना कठिन पेपर रखेगा। हम अपने बच्चों को पहले से ही इतना एकदम एक्सपीरियंस होल्डर बना देंगे कि एग्ज़ाम में जाते ही वो लोग क्वेश्चनों का धुआं कर देंगे। आइएगा दोस्तों, बुक्सा जनजाति बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बिजनौर जिले में पाई जाती है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोस्तों। हालांकि दोस्तों बिजनौर हमारा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, लेकिन बिजनौर हमारा लगा हुआ है कहाँ से, उत्तराखंड से, तो कुछ जनजाति हमारी उत्तराखंड में भी लगी हुई है। ठीक, तो लेपजा लोथा संथाल ये पश्चिम बंगाल के अंतर्गत है।
क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? ठीक, वेट लिफ्टर। ए सूर्यमणि, बी कड़म मल्लेश्वरी, सी सुनीता विलियम्स और डी बछेंद्री पाल। फटाफट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का मुझे आंसर दीजिएगा। अब दोस्तों देखो, आप लोगों को अगर मेरी बात पे भरोसा नहीं हो रहा है तो आप लोग देख रहे होंगे जो क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों आगे पीछे, या जो स्लाइड बता रहे हैं वो, तो दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों को ऐसा नहीं लग रहा है कि ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं? भाई देखो, एक जैसा क्वेश्चन तो वो नहीं लिखेगा, बस हल्का सा घुमा देगा। और अगर आपको उसकी जानकारी है ना तो आप तुरंत उसका आंसर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों अभी हमने आपको कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में बताया था। ठीक है, फटाफट आप लोग ये बताइएगा कर्णम मल्लेश्वरी कितने किलोग्राम तक भार उठा सकती थी। चलो ये भी छोड़ो, आप लोग ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये कहाँ की रहने वाली हैं। हमने आपको पूरा डिटेल में अभी इनके बारे में आपको बताया था। ठीक है, तो क्वेश्चन भी देखो यही आ गया। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? भारोत्तोलक। तो बी ऑप्शन दोस्तों कर्णम मल्लेश्वरी। बताइएगा कहाँ जाएगा बच के क्वेश्चन? कहीं नहीं जा सकता है। आप लोगों को हम इतना ऊपर ले जाएंगे कि जब जो आपका पड़ोसी आपसे कह रहा है कि ये कुछ भी नहीं कर पाएगा, सीटेट नहीं निकाल पाएगा, जब रिजल्ट निकलेगा तो पड़ोसी दोस्तों उसका मुंह है ना, वो तो मुंह तो क्या दोस्तों, खाना नहीं खाएगा वो 2-3 दिन। ठीक है, इतने अच्छे नंबर हम आप लोगों को दिला देंगे। बस मेरे साथ जुड़े रहिएगा क्लास के एंड तक, और जब तक परीक्षा ना हो जाए तब तक। आइएगा दोस्तों, चेराओ नाच। ठीक, अब दोस्तों डांस आ गए। कौन सा डांस कहाँ पर होता है? तो चेराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं? ए मणिपुर में, बी मेघालय में, सी झारखंड में और डी मिजोरम में। क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 का दोस्तों मुझे आप लोग आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर दोस्तों हमारा मिजोरम हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब वो कितने स्लाइड रह गई? बस दोस्तों 2-3 स्लाइड यही हैं बस। और ठीक, अब दोस्तों हम आते हैं कठपुतली के बारे में। दोस्तों जितने भी पुराने क्वेश्चन थे हमने आप लोगों को करा दिए, और ये चैप्टर हमारा यहीं पर एंड होता है। अब थोड़ा जो कठपुतली, आप लोग जानते हैं कठपुतली? जैसे बहुत से लोग राजस्थान, ये कठपुतली मेन तो राजस्थान की है, फिर अब तो हर जगह होने लगी है। जैसे बहुत से लोग आपने देखा होगा जो गुड़िया गुड्डा सा रहता है ना, तो वो अपने हाथों में दोस्तों धागा फंसाए रहते हैं, उन्हीं धागों के सहारे उस गुड़िया गुड्डा को जो डांस कराते हैं दोस्तों वो कठपुतली कहलाता है। ठीक है, तो कहते नहीं कि भगवान, हम लोग भगवान के हाथों की कठपुतली हैं, जैसा वो नचाता है जैसा करता है हम लोग वैसे ही करते हैं। तो जैसे वो आदमी अपने हाथों में अपनी उसकी डोर लगाए रखता है, तो अपनी उन्हीं उंगली में, मतलब उंगली में वो धागा लगाए रखता है, तो उसी धागा को वो ऊपर नीचे करता है, तभी वो वैसे ही नाचने लगती है। ठीक है, तो वही कहावत हम लोगों पे भगवान के प्रति फिट की गई है। ठीक है, तो कठपुतली के बारे में दोस्तों, कठपुतली यानी काठ की गुड़िया, समझ रहे? काठ की गुड़िया। भारत में कठपुतली द्वारा कहानी कहने की अत्यंत प्राचीन परंपरा है। यह नाटकीय खेल है जिसमें लकड़ी की गुड़िया द्वारा जीवन के प्रसंगों, लोक कथाओं, धार्मिक पौराणिक आख्यानों का प्रदर्शन किया जाता है। और पव कथली, यह केरल की, देखो कथकली केरल की थी, पव कथकली यह केरल की प्रमुख कठपुतली कला है। तो कथकली केरल की होती है। ठीक, और कठपुतलियाँ अत्यंत रंगारंग और कथकली नर्तक के समान होती हैं। इनके विषय रामायण या महाभारत से लिए जाते हैं। और कुंधेई नाच, तो कुंधेई नाच उड़ीसा की प्रसिद्ध कठपुतली कला है। ठीक, मतलब कठपुतली राजस्थान की है और ये है कठपुतली, लेकिन कुंधेई नाच के रूप में उसका मतलब वर्ड चेंज हो गया, तो ये उड़ीसा की है। पुतुल नाच पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध छड़ कठपुतली कला है। कलाकार रामायण व पौराणिक आख्यानों पर अपना प्रदर्शन देते हैं। यमपुरी बिहार की कठपुतली कला है। रावण छाया यह कठपुतली कला उड़ीसा की अधिक रोमांचक कठपुतली कला है। धागा कठपुतली भारत में धागे द्वारा कठपुतलियों के प्रदर्शन की समृद्ध परंपरा है। ये कठपुतलियाँ लकड़ी, तार और सूते कपड़े की बनी होती हैं जिन्हें आकर्षक परिधानों से सजाया जाता है। पुतुल नाच असम, इसे आप याद रखो। ठीक, पुतुल नाच असम। कलसूत्री बहुल्या महाराष्ट्र, गोपालंदा उड़ीसा, कुंदी उड़ीसा। बस दोस्तों ये लास्ट स्लाइड है आज की। तो धागा कठपुतली राजस्थान, उड़ीसा, कर्नाटक और तमिलनाडु में बहुत लोकप्रिय है।
और धागा कठपुतली शैली उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में लोकप्रिय है। दस्ताना कठपुतली उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और केरल में लोकप्रिय है। और छड़ कठपुतली शैली पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में लोकप्रिय है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास दोस्तों यहीं तक रखते हैं। और नेक्स्ट क्लास जो हमारा 13वीं नंबर की क्लास है वो हम कल कराएंगे। तो दोस्तों आप लोगों को हम बता दें कि जैसा जैसा हमने आप लोगों को बताया आप लोग बस वैसा ही करना। देखो हमने आप लोगों की बहुत पढ़ाई कम कर दी, हमने आप लोगों की, नहीं तो आप अगर नोट्स देखो आप लोग समझ सकते हैं, अगर दोस्तों आप नोट्सों के चक्कर में पड़ जाते, भाई पैसा दोगे 10,000 से कम कोई लेता नहीं, 2-2.5 महीने का आपको देना पड़ता, तो 10,000 के बदले में उसे कुछ ना कुछ तो देना पड़ता। तो डायरेक्ट वो नोट ही पकड़ा देते, क्योंकि लिखाने का टाइम नहीं है, अब कोई लिखवाता भी नहीं है, नोट्स पकड़ा दिया। अब चाहे आप उसे पढ़ पाओ या ना पढ़ पाओ, उनका क्या, उनका तो आपने पैसे जमा कर दिए और उनके नोट्स बिक गए 10,000 में। ठीक है, तो आप लोगों का हमने वो नोट्स पढ़ाने का काम ख़त्म कर दिया। और बस हमने आपको यही बताया कि आप लोग यूथ का प्रैक्टिस सेट लेकर के आइएगा और उसी से बस आप वो लगाइएगा और रिवीजन के लिए आप हमारी क्लास लीजिएगा, पर डे क्लास लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग देखो अभी मुझे मालूम है बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो उनको विश्वास नहीं हो रहा होगा। ठीक है, विश्वास बिल्कुल नहीं हो रहा होगा। उनको विश्वास तब होता अगर हम भी 10-15 हज़ार रुपये आपसे ले लेते और जैसा चाहे उल्टे सीधे नोट्स पकड़ा देते आप लोगों को, तो आप लोगों को एकदम विश्वास हो जाता कि हाँ पैसे लिए अब तो कुछ न कुछ करेगा। लेकिन आप जानते हैं दोस्तों, फ्री में कोई चीज़ मिलती है तो लोग उसकी कीमत नहीं समझते हैं, फ्री में मिले तो। ठीक है, लेकिन कीमत समझ में आती है तब जब वो लुट जाते हैं तब। तो हम ये नहीं चाहते कि आप लोग जब फेल हो जाओ 1,000-1,200 रुपये दे करके और इतना खर्चा करके और इतनी मेहनत करके अगर आप फेल हो जाओ, 1,000-1,200 नहीं, 8,000 रुपये वो उधर, 8-10 हज़ार उधर दे करके और 1,000-1,200 तो अपनी फीस लगती है, उसको देने के बाद अगर आप लौट जाओ, तो हम ये नहीं चाहते हैं। पहले से ही हम आप लोगों को सचेत कर रहे हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से जुड़ जाइएगा और बस आप वो प्रैक्टिस सेट लगा लो दोस्तों। हम आज से नहीं, हम बहुत सालों से देख रहे हैं, कोई ऐसा तो नहीं कि ये सीटेट एग्ज़ाम हमारे लिए पहले हो रहा है, नहीं, मैं जाने कब से देख रहा हूँ। और बच्चे क्या करते हैं, हम भी कोचिंग पे रहते थे, एक कोचिंग पे, तो वहाँ पर भी सीटेट वाले बहुत, और लेकिन बाद में क्या होता था, बाद में प्रैक्टिस सेट आए हुए क्वेश्चनों के ही करवा दिए जाते थे, बस बच्चों को पागल बना दिया जाता था। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते हैं अपनी कोचिंग के अंतर्गत, वहाँ होता था होने दो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम यही चाहते हैं कि कोई भी हमारा भाई बहन, बहुत से ऐसा देखो सबके पास तो पैसा नहीं है, ठीक है, तो वो पढ़ाई करना चाहते हैं, तो हम भी उनको ऐसी राह बताएंगे, पैसा कम खर्चो और नंबर जो ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है उससे कई गुना आप लोग आगे रहो। ठीक है दोस्तों, तो बस अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है हमारे प्रति, आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और एक अच्छी सी कमेंट कीजिएगा, ताकि मेरा भी अंदर से मन खुश हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। लव यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।